अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 28। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। वो काफ़ी दूर निकल आया था। बैंकॉक जाग रहा था। शफाफ सड़कों पर गाड़ियाँ गुजर रही थी। यूँ लगता था जैसे ये शहर सिर्फ दो तबकों का हो, बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब। सड़कों पर मेहनत कश नज़र आते थे जो बहुत मामूली से मुआवजे पर शदीद मेहनत करते थे, या फिर आला दर्जे की गाड़ियों में गुजरते हुए लोग। ओरिएंटल जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था, क्योंकि एंड्रा गाउजी जैसी औरतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। गंडोले पर हमलावर भी उसी का आदमी हो सकता था, उसके अलावा और कौन इसका दुश्मन था। वो पैदल चलता रहा और चंद लम्हात के बाद एक और नाइट क्लब के करीब पहुंच गया। रात के इस हिस्से में क्लब में दाखिल होना मशकूक भी हो सकता था, लेकिन बकिया रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह तो दरकार थी। चुनांचे वो क्लब में दाखिल हो गया। टिकट विंडो पर तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खड़े चौकीदार को एक नोट देकर वो अंदर दाखिल हो गया। फ्लोर शो हो रहा था। शिरान ने एक मेज़ संभाल ली। जो कुछ सामने हो रहा था वो शिरान को पसंद नहीं था। वो बेचैन सा बैठा रहा और फिर अपनी जगह से उठकर गैलरी में निकल आया। गैलरी की एक दीवार पर फ़ोन लगा हुआ था। दफतन किसी ख्याल के तहत इसने फ़ोन के नज़दीक पहुंचकर ओरिएंटल का नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगा लिया। ओरिएंटल, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम नंबर 118। जी, दूसरी तरफ से जवाब मिला और फिर चौंकी हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी। कौन सा नंबर बताया आपने जनाब? 118। कौन साहिब बोल रहे हैं? क्या बकवास करते हो? कमरा नंबर 118। शिरान ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, पुलिस की हदायत है कि जो कोई इस कमरे में आए या यहाँ फ़ोन करे तो उससे उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए। आप अपने बारे में? दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कमरे में कौन है इस वक्त? कोई नहीं, खाली पड़ा है। पुलिस मिस्टर ताउनी को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है और उसे। ओ क्या आप? लेकिन शिरान ने फ़ोन बंद कर दिया। इसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। एंड्रा गाउची ने अपना काम कर लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लब के हॉल में वापस आ गया। उसका दिल यहाँ बैठने को नहीं चाह रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जो ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, दफतन एक हाथ इसके रास्ते में मुजाहिम हो गया। सॉरी मिस्टर, आप बाहर नहीं निकल सकते। पुलिस ने क्लब को मुहासरे में ले लिया है। हमें एक पुलिस अफसर ने कहा। फिर इसकी निगाह शिरान पर पड़ी तो वो उछल पड़ा। उसके मुँह से मुकामी जुबान में निकला। सुर्ख सफेद चौड़ा चेहरा, स्मोर का कोट, स्मोर की टोपी, दराज कामत, खूबसूरत जवान। दूसरे लम्हे उसने पिस्तौल निकालकर शिरान पर तान लिया। पुलिस तुम्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती है, इसने कहा, और फिर चारों तरफ से पुलिस के जवान इस तरफ दौड़ पड़े। शिरान की आंखों में बिजलियां तड़प रही थी। ओरिएंटल होटल के काउंटर से पुलिस ज़्यादा दूर नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने शिरान की गिरफ्तारी का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। जो ही शिरान ने ओरिएंटल फ़ोन किया, पुलिस चंद लम्हों में क्लब पहुँच गई, लेकिन मुमकिन नहीं था कि शिरान इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाए। उसने पुरस्कून निगाहों से पुलिस अफसर को देखा और सर लहजे में कहा, किसके कत्ल के इल्ज़ाम है ऑफिसर? पुलिस स्टेशन पर तुम्हें तफसील बता दी जाएगी। पुलिस अफसर ने हथकड़ी निकालकर शिरान को हाथ आगे बढ़ाने का इशारा किया। इस दौरान में एक लम्हे के लिए भी पिस्तौल का जाविया बदला और दूसरे लम्हे हथकड़ियाँ इसके हाथ में थीं और जंजीर अफसर की गर्दन में कस गई। पुलिस अफसर के हाथ में दबा हुआ पिस्तौल अब शिरान के हाथ में था और पलक झपकते वो अफसर की कनपटी से जा लगा। मैं इस वक्त गिरफ्तार होने के मूड में नहीं ऑफिसर, अपने इन साथियों को वापस भेज दो वरना। पुलिस ऑफिसर ने उसकी गिरफ्त से निकलने की जद्दोजहद की, लेकिन शिरान ने हथकड़ियों पर जो ऑफिसर के गले के गिर्द कसी हुई थी, ज़रा सी गिरफ्त सख्त की तो वो होश में आ गया। इसकी आंखें फैल गईं और वो मुतहबहिश निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। यही कैफियत इसके दूसरे साथियों की थी। वो भी परेशानी के आलम में अपने अफसर की ये दुर्गत देख रहे थे। सुनो, शिरान ने करख्त लहजे में कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने हमारा ताक़ुब करने की कोशिश की या कोई और हरकत की तो इस ऑफिसर की मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। पीछे हटो। और तमाम सिपाही पीछे हट गए। वहशी सिफ्त शिरान ने ऑफिसर की गर्दन को झटका दिया और फिर वो इसे लिए हुए क्लब की पार्किंग लॉट में आ गया, जहाँ पुलिस जीप खड़ी हुई थी। जीप के पास ड्राइवर भी था, लेकिन इस सूरत हाल में से ड्राइवर भी इस वक्त वाकिफ हुआ जब ये दोनों करीब पहुँच गए। शिरान ने पिस्तौल से इशारा किया और ड्राइवर जल्दी से स्टीयरिंग पर जा बैठा। शिरान भी ऑफिसर के साथ बैठ गया। उसके इशारे पर ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पुलिस अफसर इस दौरान मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि जो ही कोई मौका मिले वो इस ख़तरनाक शख्स पर काबू पा ले, लेकिन बदकिस्मती थी
वो बुरी तरह शीरान के शिकंजे में फंसा हुआ था और एक बार फिर शीरान की गिरफ्त कमज़ोर नहीं पड़ी थी। ड्राइवर भी इब्तिदा में तो बदहवास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हालात का अंदाज़ा कर रहा था और इस ताक में था कि किस तरह कोई तरकीब करके अपने अफसर को आज़ाद कराए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं मिला था। शीरान होशियार था, सड़कें सुनसान ज़रूर थी, लेकिन वो सोच रहा था कि इस तरह इन्हें कहाँ तक ले जाएगा। बैंकॉक से इसकी वाकफियत न होने के बराबर थी और ये लोग कोई भी चाल चल सकते थे। इससे काबिल के वो अपनी किसी कोशिश में कामयाब हो जाएं, कुछ कर लेना ज़रूरी है। दफतन उसे ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चलूँ साहिब, जगह तो बता दें। बकवास मत करो, चलते रहो, शीरान घुर्राया। लेकिन कहाँ? आगे कुछ दूर चलकर रास्ता ख़त्म हो जाता है। ड्राइवर बोला तो शीरान चौंक कर सामने देखने लगा, फिर बोला सामने चौराहे से बाएं से मत मोड़ लो, वो बेगन एवेन्यू है सर, उस तरफ हम कहाँ जाएंगे? ड्राइवर बोला तुम बकवास करने के मरीज़ मालूम होते हो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ करते रहो। ड्राइवर की यह बकवास उससे गिरा गुजर रही थी, क्योंकि इस तरह उसे सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। वो किसी मुनासिब जगह गाड़ी रुकवा कर इन लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहता था, लेकिन मसला मुनासिब जगह ही का था। जीप की रफ्तार ड्राइवर ने खासी तेज कर रखी थी। इसके बाद सर हम एक्दल रोड से गुजरेंगे, इस वक्त हम ब्राउन थिएटर के सामने हैं, तो आप जिस तरह, ड्राइवर ने कहा और शीरान चौंक पड़ा। ड्राइवर की ये बकवास बेमानी नहीं थी। शीरान ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और जीप के एक साइड के खाने में उसे 3 नन्ही नन्ही सुर्ख बत्तियां जलती नजर आई। शीरान के चेहरे पर एक खुखासी कैफियत पैदा हो गई। ड्राइवर ने चालाकी से काम लेकर वायरलेस सेट ऑन कर दिया था और अब दूसरी पेट्रोल गाड़ियों पर इसकी आवाज़ सुनी जा रही थी और यकीनी तौर पर दूसरों को मुतवज्जो करने का तरीका था। और चंद लम्हात के बाद इसने हवा के दोष पर गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनी। दूसरे लम्हे इसने पुलिस अफसर की गर्दन में हथकड़ी की गिरफ्त तंग की और फिर पिस्तौल की नाल ड्राइवर की गर्दन से लगा दी। चलो साइड में करके जीप रोक दो। जी साहिब। ड्राइवर बहुत ढीठ मालूम होता था। गाड़ी रोक दो वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, शीरान ने कहा और ड्राइवर अजीब से अंदाज में हू करके हंसने लगा। जीप की रफ्तार 70 किलोमीटर है सर, अगर आप मेरा भेजा उड़ाएंगे तो इसके बाद हम तीनों के परखचे उड़ जाएंगे और फिर मैं इतनी जल्दी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि गाड़ी की रफ्तार सुस्त करके गाड़ी रोक दो। सॉरी चीफ, इन हालात में मेरे हाथ में एक भी हथियार मौजूद है और वो है जीप का स्टीयरिंग। और देखिए मेरा ये पाँव एक्सीलेटर पर कुछ और दब गया। मैं गाड़ी कंट्रोल तो कर सकता हूँ, रोक नहीं सकता। रफ्तार बताने वाली सुई अब 80 और 90 के दरमियान गुजर रही थी। पुलिस ऑफिसर ने इन हालात को देखकर एक बार फिर जद्दोजहद शुरू कर दी और शीरान जैसे शख्स का अब खोपड़ी में रहना जरा मुश्किल ही था। पीछे पुलिस कारों के सायरन सुनाई दे रहे थे। ड्राइवर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। शीरान ने एक गहरी सांस ली। दूसरे लम्हे उसने पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा किनारे की जानिब खिसकाया। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं सका कि वो क्या करना चाहता, लेकिन फिर शीरान की भरपूर लात उसके शाने पर पड़ी और वो एक तवील चीख के साथ जीप से उछलकर सड़क पर जा पड़ा। 80 और 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हुई जीप से गिरने वाले का जो भी हशर हो सकता था वो इस पुलिस ऑफिसर का हुआ, लेकिन इसकी तवील चीख ने ड्राइविंग करने वाले के हवास भी मुअत्तल कर दिए। जीप सड़क पर लहराने लगी और ड्राइवर इसे काबू करने में इंतहाई कोशिश करने लगा, लेकिन उसके आसाब इंतहाई कशीदा हो गए थे। कोशिश के बावजूद वो इसे एक दरख्त के तने से टकराने से ना रोक सका। जीप दरख्त के तने से टकराकर घूम गई। शुक्र था कि वो उल्टी नहीं थी। शीशों के टुकड़ों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। शीरान के बदन को भी एक ज़बरदस्त झटका लगा और इसके साथ ही इसका हाथ पिस्तौल के ट्रैक पर दब गया। गोली ने ड्राइवर का भेजा उड़ा दिया और वो एक करी आवाज़ के साथ ख़त्म हो गया। शीरान के बदन को झटका ज़रूर लगा, लेकिन शुक्र था कि वो महफूज था। जीप की एक साइड दरख्त से टकराई थी, वो घूम रही थी और घूमने के बाद इसकी स्पीड ख़त्म हो गई थी, इसलिए उल्टी नहीं और ना ही इस अंदाज में दरख्त से टकराई थी जिससे अंदर बैठे हुए लोगों को कोई शदीद चोट पहुंचती। पुलिस ऑफिसर का पिस्तौल अब भी शीरान के हाथ में था। जीप टकराने से इसके बदन को शदीद झटका लगा था, लेकिन बहरहाल इसके आसाब कशीदा नहीं हुए थे। इससे काबिल के पुलिस की गाड़ियाँ करीब पहुँच जाए, इनकी दस्तरस से दूर निकल जाना ज़रूरी था। वो जीप से नीचे उतर आया। वो चारों तरफ देखने लगा। जिस जगह जीप टकराई थी वह ऊंची से एक इमारत थी जिसके सुनसान बरामदे में नेमन साइन लगे हुए थे और उनकी धुंधली रोशनी मुनक्किस हो रही थी। आगे चलकर ये बुलंदो बाला इमारत ख़त्म हो जाती थी और एक चौड़ी सड़क आ जाती थी। सड़क की दूसरी तरफ एक और इमारत थी और फिर इमारतों का एक सिलसिला दूर तक चला गया था। दफतन पुलिस गाड़ियों की रोशनी इस पर पड़ी और इसने इमारत के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो इस इमारत के साथ साथ दौड़ते दूसरी तरफ निकल आया। दूसरी तरफ जहाँ इमारत का खात्मा होता था वहाँ से एक पुल शुरू हो जाता था जो ज़्यादा चौड़ा नहीं था। पुलिस की गाड़ियाँ भी इसी समझ मुड़ी थी और अब शीरान उनकी हेडलाइटों की जद में था। अगर वो फायरिंग शुरू कर देते तो इस खुली जगह में शीरान को कोई पनाहगाह भी नहीं मिल सकती थी। सिर्फ एक लम्हे में फैसला करना था। वो शीरान ने फैसला कर लिया। उसने पुल की रेलिंग के पास पहुंचकर नीचे झाँका।
दरिया बह रहा था, बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था। दूसरे लम्हे इसने नीचे छलांग लगा दी। पानी काफ़ी ठंडा था। पिस्तौल और जो कुछ जेब में था तबाह हो गया था, लेकिन शीरान जानता था कि इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है। वो खुली जगह में आए और उसे भून कर रख देंगे, क्योंकि वो कातिल है और मुमकिन है उन्होंने पुलिस अफसर और जीप ड्राइवर का हशर भी देख लिया हो। दरिया का बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन वो खूब भरा हुआ था। जूतों के साथ तैरना मुमकिन नहीं था। लिबास भी पूरा था, जो पानी में गिरते ही खूब बसनी हो गया था। और फिर ऊपर से गोलियां भी चलने लगी। कई गोलियां शीरान के आसपास पानी से टकराई थी, चुनांचे शीरान ने गोता लगा लिया। जिस तरह भी मुमकिन हो आगे ही बढ़ता रहना है, वरना ऊपर से बरसने वाली गोलियां चाट जाएंगी। इंतहाई कुव्वत सर्फ करके वो आगे बढ़ता रहा। इस दौरान इसने पानी की सतह पर उभरने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता कई बार वो पानी पर रोशनी महसूस कर चुका था। यकीनन ये टॉर्चों की रोशनी थी। एक और ख्याल उसके ज़हन में आया। वो लोग अब पुल से नीचे उतरकर इस नदी या दरिया के किनारे जमा हो जाएंगे और उसे घेरने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज़्यादा देर तक तैरते रहना भी मुनासिब नहीं। एक बार इसने पानी से थोड़ी सी गर्दन निकाली और इधर उधर देखने लगा। ये नदी थी या नहर, इस बारे में इसे कोई अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल ज़्यादा चौड़ाई नहीं थी। इसकी दाहिनी समत कंक्रीट के पुश्ते नजर आ रहे थे और बाएं समत झाड़ियाँ। हालांकि वो दाहिनी समत था और कंक्रीट के पुश्ते तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस तरफ जाने के बजाय उसने दूसरी समत निकलना मुनासिब समझा और रुख बदल के तैरने लगा। चंद लम्हात के बाद वो किनारे पर था। पुलिस की तरफ से कोई तहरीक महसूस नहीं हो रही थी। पुल भी नजर नहीं आ रहा था। इसका मकसद ये था कि वो तैरता हुआ काफ़ी दूर निकल आया है। बहरहाल वो झाड़ियों में दाखिल हो गया। झाड़ियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। इसके बाद दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। दरख्तों की दूसरी तरफ तकरीबन 2 फरलांग दूर उसे जुगनू से चमकते महसूस हो रहे थे। उसने अपनी हालत का जायजा लिया। समोर का कोट और टोपी वजनी हो गए थे। जेबों में जो कुछ था वो भी तबाह हो गया था। जूतों में पानी भरा हुआ था और कदम आगे बढ़ाते हुए अजीब सी आवाज़ें उभर रही थी। इन जूतों और कपड़ों को पहनकर चलना मुमकिन नहीं था। उसने पहले जूते उतार कर फेंके और फिर कोट और टोपी भी एक दरख्त की शाख पर उछाल दी। वो वहीं लटक गई थी और फिर वो नंगे पांव आगे ही बढ़ता गया। जेब की करेंसी बुरी तरह भीग गई, जिसे इस्तेमाल करना भी शायद मुमकिन न रहे। बहरहाल अब जो कुछ होना था भुगतना ही पड़ेगा। वो आगे बढ़ता रहा। जुगनू कुछ और बाजे हो गए थे और फिर दफतन हवा के दोष पर बेहंगम मौसीकी भी सुनाई दी। अजीब बेहंगम सी आवाज़ें थी। एक लम्हे के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर दोबारा आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद जिस जगह पहुंचा वो अजीब व गरीब थी। छोटे छोटे खैमे लगे थे और उनके दरमियान हप्पी आवारागर्द फरोकश थे। बाज़ खैमों से बाहर औंधे सीधे पड़े थे और बाज़ खैमों के अंदर चर्स अफ्यून की नागवार बू फजा में रची हुई थी। जगह जगह आग रोशन थी। कहीं कहीं कोई मशल किस्म की चीज़ें भी जल रही थी। इसी रोशनी के सहारे वो यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ दूर दूर तक किसी इमारत का नामो निशान नहीं था। जंगल में मंगल बनाया गया था। गालिबन कोई कैंपिंग थी जो इस किस्म के बेसहारा आवारा गर्दों के लिए होती है। यूँ भी बैंकॉक उसके निवाह का माहौल इन हप्पियों के लिए बहुत साजगार था। शीरान ने उनके बारे में थोड़ी सी तफसीलात सुनी थी। एक आध बार करीब से देखने का मौका भी मिला था, लेकिन वो इनसे ज़्यादा करीब ना हो सका था। अलबत्ता इस वक्त इसके लिए बेहतरीन मौका था, चुनांचे वो उनके नज़दीक पहुँच गया। सब एक दूसरे से बेपरवाह थे। कोई उसकी जानिब मुतवज्जो ना हुआ। एक खैमे के सामने कुछ हप्पी गा बजा रहे थे। शीरान उनके दरमियान घूमता रहा। उसने देखा कि इनमें से बेशुमार अफराद के लिबास फटे हुए हैं, जिस्मों पर चीथड़े झूल रहे हैं, नंगे पाँव हैं, मगर वह एहसास से बेपरवाह है। उसे हंसी आ गई। इस वक्त वो खुद को भी हप्पी ही महसूस कर रहा था। लिबास तो उसके बदन पर ठीक ठाक ही था, लेकिन नंगे पाँव था। कोट भी उतार कर फेंक चुका था, इसलिए शख्सियत में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हो गई थी। उसने सोचा कि रात इन लोगों के दरमियान बड़े इत्मीनान से गुजर सकती है। अगर इत्तफाक से पुलिस यहाँ तक पहुँच भी जाए तो फौरी तौर पर वो इसे शनाख्त नहीं कर पाएगी। उसने पुरसरत अंदाज में बात सोची और फैसला कर लिया कि रात उनके दरमियान ही गुजारेगा। यूँ भी अब सुबह होने के बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी। एक खैमा दरख्त के एक कटे हुए तने के साथ इस्तादा था। वो दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गया, जो ज़्यादा बुलंद नहीं था। खैमे की रस्सियों में थोड़ी सी जुम्बश पैदा हुई, लेकिन उसने उस जानिब तवज्जो नहीं दी। भीगे हुए लिबास की वजह से सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। उसने जेबें टटोली। करेंसी की 3 गड्डी उसके हाथ में मौजूद थी, जिनमें एक तो बुरी तरह भीग गई थी, बकिया 2 महफूज थी। बस उनके ऊपरी नोट भीग गए थे। उसने दोनों गड्डियाँ निकाली और ऊपरी नोट निकालकर खुश्क नोटों को एहतियात से लपेटकर दोबारा जेब में रख लिया। भीगे हुए नोटों की गड्डी को उसने यूं ही रख लिया। यकीनी तौर पर ऊपर के नोट गलकर फट चुके थे, लेकिन उसे इनकी परवाह नहीं थी। पिस्तौल वगैरह उसने पहले ही फेंक दिया था। उसने सोचा कि रात ही नहीं बल्कि दिन का कुछ वक्त भी यहाँ गुजारा जाए, ताकि पुलिस इसकी तलाश में नाकाम हो जाए। ये तो बेहतर मौका था। इन आवारा गर्दों के मशागिल देकर इसे इनमें शामिल होकर थोड़ा सा वक्त बैंकॉक में गुजारा जाए। न जाने कमबख्त अवनी पर क्या गुजरी। मुमकिन है जेल में बंद हो। होता है तो हो, मुझे इससे क्या गर्ज।
मैंने तो उसे वार्निंग देने की कोशिश की थी। बहरतौर किसी के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। शीरान दरख्त के तने पर बैठा रहा। दफतन उसे अपने अकब से एक आवाज़ सुनाई दी, बाहर क्यों बैठे हो डार्लिंग, अंदर आ जाओ। आवाज़ निस्वानी थी। उसने घूम कर देखा। तारीकी की वजह से शक्ल तो नुमाया नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बदन के नक्शो निगार ये एहसास दिला रहे थे कि कोई जवान औरत है। शीरान ने एक लम्हे के लिए सोचा। औरत इस दौरान करीब आ गई थी। उसने शीरान के चेहरे को करीब से देखा और फिर उसी अंदाज में बोली, बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। जानती हो मुझे? उसने सवाल किया। हाँ जानती हूँ। औरत की आवाज़ ने शीरान को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया, लेकिन फिर उसके मुंह से उठती हुई चर्च की बू ने इसे एहसास दिलाया कि औरत किस तरह उसे जानती है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम्हारा खैमा इतना कुशादा है कि मुझे बर्दाश्त कर सके? आ जाओ। मैं फ़लसफ़े की ज़ुबान नहीं समझती, उसने शीरान से कहा और इसका बाजू पकड़ लिया और शीरान अपनी जगह से उठ गया। क्या हर्ज है अगर इस खैमे में उसे सोने की जगह मिल जाए, उसने सोचा और लड़की के साथ खैमे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। खैमा ज़्यादा बुलंद नहीं था। उसे तकरीबन बैठकर खैमे में दाखिल होना पड़ा। लड़की उसके पीछे पीछे ही अंदर आ गई थी। अंदर फटे पुराने चंद कंबल पड़े हुए थे। खैमा भी जगह जगह से फटा हुआ था, लेकिन खुशबख्ती की बात थी कि खैमे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और वो इतना कुशादा था कि शीरान को इसमें लेटने की जगह मिल जाए। लड़की ने एक पुराना सा कंबल निकालकर ज़मीन पर बिछा दिया और बोली, लेट जाओ, सो जाओ, तुम थके हुए मालूम होते हो। शीरान लेट गया। न जाने वो इसे क्या समझ रही थी, या फिर अगर कुछ नहीं समझ रही थी तो कुछ आती थी, लेकिन कहा। शीरान ने सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ न आया। बहर सूरत आराम करने की शीत ख्वाहिश दिल में थी, इसलिए वो तकल्लुफात में ना पड़ा और लेट गया। औरत बाहर निकल गई। शीरान देर तक खैमे की छत के सुराखों से आसमान को तकता रहा। गाने बजाने की आवाज़ें अब भी उभर रही थी, लेकिन शीरान पर नींद गालिब आती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी पलकें जुड़ गई और वो गहरी नींद सो गया। दिन का न जाने क्या बजा था जब उसकी आँख खुली। आँख खुली तो कोई लजलजी सी शय बदन में पेबस्त मालूम हुई। जहन जागा तो उसने इस पर गौर किया। वो उससे लिपटी सो रही थी, इंतहाई बेबाकी और बेहिजाबी से, जैसे वो कोई इसका बहुत ही करीबी अजीज़ हो। शीरान एक लम्हे के लिए तो चौंका। उसे चाहा कि धक्का दे उसे परे कर दे, लेकिन वो जिस बेखबरी और जिस बेबाकी से सो रही थी, उसने शीरान को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। वो गर्दन उठाकर उसकी शक्ल देखने लगा। लंबे लंबे अखरोटी बाल उसके चेहरे पर जगह जगह बिखरे हुए थे। रंगत किसी वक्त उजली और साफ होगी, लेकिन अब गर्दालूद और धुंधलाई हुई थी। खदोखाल अच्छे थे, आंखें बंद, इसलिए उनकी दिलकशी का अंदाज़ा नहीं होता था। उम्र भी 24-25 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। बदन एक नौजवान लड़की का था, लेकिन अपनी रानाई खो चुका था। इसकी वजह कुछ भी हो, शीरान इस पर गौर करना नहीं चाहता था। बहर सूरज ज़्यादा देर तक इस तरह इसके साथ नहीं लेट सकता था। चुनांचे आहिस्ता से वो लड़की से अलहदा हुआ। जब वो अलहदा हुआ तो लड़की भी जाग गई। उसने आंखें खोलकर शीरान को देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दांत नुमाया हो गए जो गंदे और पीले थे। होंठों पर भी पपड़ियाँ जमी हुई थी, गो इनकी तराश नहायत हसीन थी। शीरान गहरी सांस लेकर उठ गया। लड़की इंगड़ाई लेकर मासूम सी निगाहों से देखने लगी। फिर उसने भी ज़मीन पर हाथ टिकाए और उठ खड़ी हुई। हेलो, उसने एक तवील जमाही लेकर कहा और शीरान गर्दन हिलाने लगा। वो लड़की को देख रहा था और सोच रहा था, क्या उसे अजनबियत का एहसास नहीं हुआ? कि उसे इस गलत फहमी पर हैरत नहीं हुई जिसकी वजह से वो उसे अपने खैमे में ले आई थी। लेकिन लड़की के चेहरे पर ऐसे कोई आसार नहीं थे। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? शीरान ने पूछा। मेरा नाम पीनी वुड है। तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया। शीरान, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। लड़की ने अपना हाथ शीरान की जानिब बढ़ा दिया। शीरान ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, उसने अपना हाथ लड़की के हाथ में दे दिया। बहर तो उसने शीरान की मदद की थी। लड़की ने गर्मजोशी से मुसाफा की और बोली, कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो? बस हर मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है। शीरान बोला। वो तो ठीक है, हम सभी का ताल्लुक़ सारी दुनिया से है। बस ऐसे ही पूछ रही थी। लगता है जैसे बरादरी के डेरे में शामिल हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ तुम्हें। वो कहने लगी, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? तुम्हारा हुलिया बताता है, तरोताज़ा हो, फूलों की तरह। कोई इन्हतात नज़र नहीं आता तुम्हारे अंदर। गोया तुम लोगों में शामिल होने के लिए मजहूल और ज़ुरदुर होना ज़रूरी है। ये बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या तुम माली तौर पर बहुत मजबूत हो? अगर ऐसी बात है तो फिर इस कैंपिंग में तुम्हारा गुजर क्यों कर हुआ? तुम ये बताओ कि तुम रात को मुझे अपने खैमे में क्यों ले आई थी? इसलिए कि तुम तन्हा दरख्त के तने पर बैठे हुए थे, उसने कहा और हंस पड़ी। जुमला जुमानी था, लेकिन शीरान शायद इसे समझ न सका था। इस हंसने की वजह पर उसने गौर भी नहीं किया और लड़की की आंखों में देखता हुआ बोला,
गोया तुम किसी भी अजनबी को इस तरह अपने खैमे में ला सकती हो। अजनबी? इस दुनिया में कौन किस लिए अजनबी है? वो अजीब से अंदाज में बोली। ये तुम्हारा फ़लसफ़ा है? शीरान ने सवाल किया। नहीं, ये इंसानियत का फ़लसफ़ा है। हम में से कोई भी रंग दे दें, हम सब एक दूसरे से अजनबी हो जाएं, कौन किसी का क्या बिगाड़ सकता है? हालांकि सब जानते हैं कि सब इंसान ही हैं, और इंसान होने के नाते ये भी जानते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर तुम खुले आसमान के नीचे तन्हा एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठे थे तो तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश ये होगी कि तुम्हें कोई साथी मिले जो चंद लम्हात तुम्हारे साथ गुजारे, तुमसे बातें करे, गुफ्तगू करे, तुम्हारा दिल बहलाए, तुम्हारा गम बटाए, और इसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ और वो जहाँ जाना चाहे वहाँ। यही ज़िंदगी और यही इंसानियत है। अगर गौर करो इस फलसफे में कोई उलझाव या गहराई नहीं है। तोबा तोबा तोबा, तुम तो बहुत बोलती हो। शीरान कानों पर हाथ रखकर बोला। तुम्हारा लहजा मुझे कुछ अजीब सा लगता है और तुम्हारे खदोखाल चेहरे की यह रंगत यूँ लगता है जैसे तुम एशियाई हो। हाँ, मैं एशियाई हूँ। तज्जुब है, मैंने आमतौर पर एशियाओं को बरादरी में शामिल नहीं देखा। ये सिर्फ हम यूरोपियन ही है जो दुनिया से बेजार होकर दुनिया का मजाक उड़ाने निकल खड़े हुए हैं। लड़की ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता, और अगर वक्त मिला तो जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तुम लोगों को देखकर मुझे हैरत होती है। क्या मतलब? क्या तुम हमारी बरादरी में शामिल नहीं हो? लड़की ने हैरत से पूछा। नहीं, बस इत्तेफाक से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, शीरान ने जवाब दिया। बैंकॉक में ही है क्या तुम्हारा? लड़की ने पूछा। हाँ, यहीं रहता हूँ। ओ डार्लिंग, तब तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि रात को तुम यहाँ कैसे पहुँच गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बड़ी परेशान हाल हूँ, इंतहाई उलझनों में फंसी हुई हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं। तुम बस यूँ समझ लो कि ये खैमा है जो इस वक्त मेरा कुल असासा है। मैं सोच रही थी कि इसे फ़रोख्त कर दूँ, लेकिन खैमे के बगैर ज़िंदगी गुजारना कुछ ज़्यादा भला मालूम नहीं होता। क्या तुम मेरी कुछ माली मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुमने मुझे सोने के लिए जगह फराहम की, इसके एवज़ मैं तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। इसके एवज़ मेरे पास जो कुछ भी है तुम ले सकते हो। लड़की ने जवाब दिया। वो शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गालिबन वो सब कुछ तो तुमने बिला मुआवजा राती को मुझे पेश करने की कोशिश की थी जो तुम्हारे पास है, वो बोला। हाँ, लेकिन तुम गहरी नींद सो रहे थे। लड़की बेहयाई से मुस्कुराई। शीरान खामोश हो गया। इस कबील के लोगों को उसने काबुल में देखा था। नशा में मस्त रहने वाले, दुनिया से बेपरवाह, किसी बात की कोई अहमियत नहीं होती उनकी निगाहों में। बहरहाल रात गुजर गई थी इत्मीनान से, और इस सिलसिले में लड़की ने उसकी मदद की थी। चुनांचे उसने भीगे हुए चंद नोट निकाल कर लड़की के हवाले कर दिए, जिन्हें पाकर वो इस कदर खुशी हुई कि बयान से बाहिर है। इस बार भी उसने शीरान को ज़बरदस्त पेशकश की, लेकिन शीरान ने आजिज़ी से मुआवज़त कर ली और वहाँ से चल पड़ा। अजनबी बैंकॉक अब और भी दिलकश हो गया था। यहाँ की सड़कों और गलियों में खतरात मंडलाने लगे थे। पुलिस पीछे लग गई थी और अब वो बैंकॉक में एक कातिल था, लेकिन उसके ज़हन के किसी गोशे में खौफ का शैबा भी नहीं था। बस वो होशियार था और अपने इर्द गिर्द के ख़तरात से दूर रहना चाहता था। इस दौरान में तौनी कई बार उसे याद आया था, लेकिन तौनी ने ओरिएंटल में उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुसीबत में फंसा। अब उसके साथ जो कुछ भी हुआ, शीरान को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस इस बात का अफसोस था कि उसका सामान ओरिएंटल में रह गया। मौजूदा लिबास गंदा हो चुका था, कोट और टोपी भी साथ छोड़ चुके थे, और मौजूदा लिबास में वो अजीब नज़र आ रहा था। आवारा गर्दों के इस इलाके से निकलकर वो एक बारौनक जगह पहुंच गया। उसे बाजार की तलाश थी जहां उसे उम्दा लिबास मिल सके, और फिर उसे एक स्टोर नज़र आ गया। मुअज़्ज़िज़ समीन हज़रात, शीरान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।